हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 6। इसके पहले हमने देखा इंट्रोडक्टरी चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस का, जिसमें हमने देखा कि डीएनए एंड आरएनए रेयरली मोस्टली डीएनए आर द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस which act as gene carry characters from parent to carry characters from parent to offsprings. Their chemical nature, they are formed of nucleotides of deoxyribose sugar or ribose sugar phosphate molecule, and one of the nitrogenous bases. Four nitrogenous bases हैं: adenine, guanine, cytosine and thymine in case of DNA, and uracil in case of आरएनए, जो दो कैटेगरीज में होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडीन के। फिर हमने देखा कि स्पेसिफिकली इन यूकैरियोट्स, क्योंकि डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा होती है, क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में ये कॉइल्ड होते हैं और पैकेज्ड होते हैं, सील्ड होते हैं, जिप्ड होते हैं कुछ पर्स की तरह के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये बिल्कुल स्कैटर होके नहीं रख सकते हैं, तो इनको बंद कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड्स एंड न्यूक्लियोसोम्स, जो जिप्ड रहते हैं और लिंकेज से जुड़े होते हैं, लिंकर हिस्टोन के प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने देखा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली बाय द थ्री एक्सपेरिमेंट्स: ट्रांसफॉर्मेशन, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड देन ट्रांसडक्शन, जिसमें ग्रिफिथ ने, एवरी ने और हर्शेज एंड चेज ने फाइनली ये प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेजेस के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। उसके बाद किया गया डीएनए रेप्लिकेशन, जिससे ये प्रूफ हुआ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके जो बहुत बेसिक कैरेक्टर्स होने चाहिए: स्टेबिलिटी, देन उनको अपनी तरह के टेम्पलेट से, पेरेंटल टेम्पलेट से एग्जैक्टली अपनी तरह के मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो अपनी तरह के रिप्लिकास बनाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, जो फाइनली सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, ये प्रूफ किया गया। स्टॉल्स एंड मिसेल्सन मेथड से, या मिसेल्सन एंड स्टॉल मेथड से कहें हम। एंड देन कम्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं डीएनए, डीएनए डीएनए, आरएनए आरएनए, हम सुन तो रहे हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, अब देखना ये है कि वो कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए सेंट्रल डॉगमा एक थ्योरी दी गई, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अनुसार हमने देखा कि प्रोटीन्स के फॉर्म में एक्चुअली डीएनए अपने कैरेक्टर्स को एक ट्रांसमिटरी या इंटरमीडिएट फैक्टर में मैसेज इनकोड कर देता है, और वो मैसेंजर उस कैरेक्टर, उस मैसेज को ले जा करके साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आता है प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस से ट्रैवल करके आता है, और एनकोडेड डीएनए के एनकोडेड मैसेज को आरएनए में एनकोड किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए में, और वहां से आरएनए के तीनों फॉर्म मिल करके एक अडाप्टर मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चरल या सबस्ट्रैट मॉलिक्यूल राइबोसोमल आरएनए हो गया, टीआरएनए अडाप्टर मॉलिक्यूल हो गया, और मैसेंजर का काम जो करता है, एग्जैक्टली ट्रांसलेटर का काम जो करता है, वो ट्रांसलेशन करता है, तो वो हो गया मैसेंजर आरएनए, और ये तीनों मिलकर के सेंट्रल डॉगमा बनाते हैं, जिसमें ये हम देख चुके हैं कि सेंट्रल डॉगमा इज द डीएनए, इट ट्रांसक्राइब्स इट्स मैसेज टू एमआरएनए और आरएनए transcription. This we have seen here, and then is the translation in which the protein is synthesized, और ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस ही फंक्शंस के एक्सप्रेशंस हैं। लाइफ में जितना कुछ लाइफ है, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, डूइंग और समथिंग, कोई भी फंक्शन, कुछ भी जो हम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, अमाइनो एसिड्स इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जुड़ करके बनाते हैं। तो ये अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन देखें, हम बहुत बार देख चुके हैं, ये डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज में, आरएनए ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप, और ट्रांसलेशन हो गया जीन एक्सप्रेशन का सेकेंड स्टेप।
अब तक। और इसके बाद फाइनली ये फंक्शनल प्रोटीन आते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड्स के चेन। दीज आर द अमाइनो एसिड्स जो जुड़ जुड़ करके एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंटली फोल्डिंग एंड फोल्डिंग होती है, इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग होती है, एडिटिंग होती है, और फाइनल प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन में वैसे तो एनवायरनमेंट में या बॉडी में भी हमारे बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट बेसिकली ह्यूमन में कहा जाता है कि देयर आर मेनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से या पेप्टाइड चेन से, और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है प्रोटीन का। दिस इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, तो आज का हमारा जो देखने हम जा रहे हैं जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस। दैट डजंट मीन कि जेनेटिक कोड का म्यूटेशंस पर क्या इफेक्ट होता है, बस वही हम देखने जा रहे हैं। हम पहले देखने जा रहे हैं जेनेटिक कोड है क्या, और जेनेटिक कोड पूरा प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करके रिजल्टेंट बहुत नॉर्मल फंक्शनिंग तो करता ही है, म्यूटेशंस का भी रीजन बनता है जेनेटिक कोड में एनी ऑल्टरेशन। म्यूटेशंस हम ऑलरेडी इसके पहले जो हमने चैप्टर 5 देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसमें हम म्यूटेशंस देख चुके हैं। आज हम म्यूटेशंस को इन रेस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिक कोड में थोड़ी सी भी चेंज होता है, पॉइंट म्यूटेशन पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फ्रेम शिफ्ट पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाता है। तो इन दोनों तरह के म्यूटेशंस में जेनेटिक कोड का क्या इम्पैक्ट है। सो कम लेट अस सी। ये स्लाइड तो हम बार बार देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हम आज ये जो देखने जा रहे हैं, दिस इज द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड है, और जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड ये हम अभी आगे देख लेंगे। उस तुरंत देखने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है जेनेटिक कोड का म्यूटेशन पर क्या इम्पैक्ट होता है, सॉरी जेनेटिक कोड से म्यूटेशन कैसे हम डिटेक्ट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट जो नेचर में हो रहा है। ये स्लाइड हम बार बार देखते आ रहे हैं एकदम फर्स्ट पार्ट से, कि जेनेटिक मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का क्या क्या इन्वॉल्व करता है, जीन, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी को इंक्लूड करता है, और डिफरेंट एक्शंस इन्वॉल्व करता है, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक कोड जीन एक्सप्रेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्या है जेनेटिक कोड? कुछ ऐसे देखिए तो दिखने वाला कोई चीज नहीं है। इट इज ऑल assumptions एंड थ्योरीज जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रीढ़ है बनाता है। किस तरह से वो फैक्टर्स कोडॉन 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 जो हम कह रहे हैं, हमने देखा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये है सेंट्रल डॉगमा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए, और एमआरएनए मैसेज एनकोड करता है इन फॉर्म ऑफ डीएनए मैसेज एनकोड करता है इन फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए जाकर के उस मैसेज को ट्रांसलेट कर देता है इन फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स एक्टिवेशन एंड combining of these amino acids with the help of these peptide linkage, forming a polypeptide chain or protein. So ये है central dogma of protein synthesis और character expression that is we have seen here. अब यहाँ पे actually क्या है? हमने कहा डीएनए ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए में, पर वो करता क्या है ये हम पहले देख चुके हैं कि डीआरएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर शुगर है, मॉलिक्यूल फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इस तरह से फॉस्फेट से शुगर, शुगर, और यहाँ से नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं। ये नाइट्रोजनस बेसेस इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्रीली सिचुएटेड होते हैं, एक प्यूरिन एक पैरामिडीन, एक प्यूरिन पैरामिडीन। और जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी बहुत स्पेसिफिक होती है, पोलैरिटी फिक्स पोलैरिटी ये शो करते हैं। यहाँ पर अगर प्यूरिन है तो यहाँ पैरामिडीन होगा, यहाँ पर प्यूरिन है तो यहाँ पैरामिडीन होगा। ए से टी जुड़ता है और सी से जी जुड़ता है थ्रू वाया ट्वाइस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीजें हम देखते हुए आए। हम आज ये देख रहे हैं कि जब एमआरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कॉम्प्लीमेंटारिटी शो होती है। एक एमआरएनए बनता है, क्यों बनता है ये सब हम देख चुके हैं कि एक ही एमआरएनए एक स्ट्रैंड से बनेगा, और इस एमआरएनए पर ये जो आपको दिख रहे हैं तीन तीन ये सीक्वेंसेस, इस फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसिस, दीज आर नथिंग बट द नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, ये GUA
AUG, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से इनिशिएशन शुरू होगा, बट यहाँ पे जो दिया हुआ है अगर हम इस एज इट इज लें तो ये 3-3 का कोडॉन में देख रहे हैं हम। अब इनिशिएशन को अभी भूल जाएं, अभी 3-3 का कोडॉन है जो एक एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करके ज्वाइन कर रहा है। फाइनली सबस्ट्रेट जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो राइबोसोम होता है। ये हम लोग ट्रांसलेशन में देखते हुए आ रहे हैं और फाइनली एक अमाइनो एसिड का चेन बनता है जिसमें अमाइनो एसिड 1, 2, 3 इस तरह से करीब करीब जो ह्यूमन में प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं जो एक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, दे आर मेनली ऑफ 20 टाइप्स। दीज आर सम थिंग्स एज नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा पहले ही करते आ रहे हैं, अगले 2-3 स्लाइड्स में हम आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं जेनेटिक कोड का, उसके बाद जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस का, और उसके बाद आपको पूरा आपके अपने नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप स्लाइड्स में क्विकली पास ऑन करूंगी, आप उसको फिक्स करके या स्क्रीनशॉट लेकर के या जूम करके अपने नोट्स के लिए ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक कोड इज prepared. Now, so that is the genetic code. This is imagined. Now, all these things, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये सेंट्रल डॉगमा हो जाता है सब। डीएनए है, इससे आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। अब आरएनए पर डीएनए ने अपना मैसेज एनकोड कर दिया, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। मैसेज में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड अलग होता है उस स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पे जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सी होना चाहिए, यू होना फर्स्ट स्ट्रैंड। और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि इन दोनों स्ट्रैंड में कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, कौन सा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, ये सारा मैं आपको एडवाइस करूंगी। जेनेटिक कोड के बारे में समझने के पहले आप पहले ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का वीडियो जरूर देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज the sequences are encoded here, और ये sequences जो encode कर रहे हैं, ये जो 3-3 का दिख रहा है, इट इज सपोज कि 3-3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ एक अमाइनो एसिड को पिक करने में या बाइंड करने में मैसेंजर आरएनए के सहायता से। राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। These things we have seen tRNA act as adapter molecule, rRNA acts as substrate for the protein synthesis, and messenger RNA acts as translator for the protein synthesis. So genetic code or codon we can define as the sequence of nucleotides in DNA and RNA that determines the amino acid sequence of proteins. अमाइनो एसिड में प्रोटीन जो बना है उसमें अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस का होगा और उसके बेसिस पर किस तरह का प्रोटीन बनेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि डीएनए ने अपने क्या मैसेज इनकोड किया इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू द मैसेंजर आरएनए। अब ये काम जो होता है ट्रांसलेशन का वो स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए करता है, जो डिकोड करता है उस मैसेज को। राइबोसोम जो सबस्ट्रैट है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वहां पर ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन्स होते हैं, उनकी सहायता से हम कंसर्न अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड होगा और वो अमाइनो एसिड आ करके जुड़ेगा लार्जर सब यूनिट पे। हमने देखा था ई साइट, पी साइट, ए साइट। पी साइट पे पहले आकर के जुड़ता है फर्स्ट प्रोटीन एयूजी जहां पर रहता है और वही एयूजी एंटीकोडॉन है। दैट इज द एयूजी। यहाँ पे देखिए दिस इज द सॉरी एंटीकोडॉन नहीं है, ये जेनेटिक कोड है, वो फर्स्ट कोड है जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं। अब हम ये सब को फिर से देखेंगे सिर्फ कोडॉन या जेनेटिक कोड के टर्म में। So that is the genetic code is the sequence of nucleotides, और ये कोई चीज नहीं है, ये एक सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ पर एमआरएनए पर कंटिन्यूअसली सिचुएटेड है। और ये एक हम साइंटिस्ट के ने एक assumptions के बेसिस पर, थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस के रूप में पाए जाते हैं। और इस चीज को सबसे पहले लिटरल लैंग्वेज में साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जॉर्ज गेमॉन ने। अब हम फटाफट सीक्वेंस जेनेटिक कोड के बारे में देख ले रहे हैं और इसके बाद आप
नोट्स के लिए स्लाइड्स कंसर्न कीजिएगा। 1954 टू 1958 में जॉर्ज गैमो नेचुरल मैसेंजर आरएनए पर वो काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने ये स्टैब्लिश किया फैक्ट कि AUG इज द फर्स्ट कोडॉन, एक ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट क्यों माना गया, ये हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें फिर आते हैं कि ट्रिपलेट फॉर F मेथियोनाइन, दैट इज द फॉर्मल मेथियोनाइन इन प्रोकैरियोट एंड मेथियोनाइन MET इन यूकैरियोट्स, और वो नेचुरल mRNA पर काम कर रहे थे। इस बीच में HG खुराना, हरगोविंद खुराना, मार्शल एंड हेनरिच, ये 3 साइंटिस्ट जिनमें के बेसिक काम और बेसिक कंसेप्ट दिया था हमारे इंडियन ओरिजिन के HG खुराना ने, जिन्होंने सिंथेसाइज लैब में इन्होंने सफलता हासिल की, क्रैक किया इन्होंने। आर्टिफिशियल तो हम नहीं कह सकते हैं, लैब में ही उन्होंने एग्जैक्टली नेचुरल mRNA की तरह का mRNA सिंथेसाइज किया, और उन्होंने ये जेनेटिक कोड को क्रैक किया, कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड को क्रैक किया कि 3 अमाइनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के, नाइट्रोजनस बेसिस के यूनिट मिलकर के एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव सिंथेसाइज्ड द प्रोटीन इन द लैब बाय यूजिंग genetic codons, and they worked on the holopolymers and copolymers of laboratory, and in the laboratory they used these, they synthesized these holopolymers and the copolymers, and they confirmed the fact that on this newly synthesized messenger RNA they have established कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उन्होंने इस जेनेटिक कोड टर्म को क्रैक किया या स्टैब्लिश किया, या they have put forth between the world, and for that they have been awarded Nobel Prize. इसके लिए इन साइंटिस्ट को, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1960s में, 1963 में आई थिंक। तो अब इस जेनेटिक कोड के संदर्भ में 3 इंपॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी हैं। कोडोजेन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए पर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको कहा गया कोडोजेन। ये याद रखिए, ये डीएनए का सीक्वेंस है। देन कोडॉन या जेनेटिक कोड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन मैसेंजर आरएनए। अब इस डीएनए ने अपने मैसेज को इनकोड किया इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और उसको कहा गया जेनेटिक कोड या कोडॉन। ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का है। और एंटीकोडॉन, ये सब हम ट्रांसलेशन में पढ़ करके आ रहे हैं, ये ट्रांसफर आरएनए पर प्रेजेंट होता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल पर, ये भी 3 मॉलिक्यूल का है। This is of 3, this is so 3 is a very important number in terms of, in respect to the genetic code and codons. So this is the genetic code is, it is imagined that genetic code is a triplet codon. Previously बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मॉडर्न साइंस के ऑब्जर्वेशंस या इन्वेंशंस डिपेंड होते हैं, पहले इन्फरेंस देन ऑब्जर्वेशंस। अब ये तो देखा गया कि इस तरह के प्रोटीन्स बन रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बनने से, और नाइट्रोजनस बेस बना रहे हैं, तो नाइट्रोजनस बेस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हुआ कि नाइट्रोजनस बेसिस somehow are responsible for activating amino acids. तो अब अगर हम देखें तो there are 4 nitrogenous bases, 2 purines and 2 pyrimidines. 2 purines are rather altogether these 4 nitrogenous bases are adenine, thymine, guanine and cytosine. ये bases हैं, ये मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन एंड लाइक दैट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड अगर एक न्यूक्लिक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करे तो 4 अमाइनो एसिड हैं, तो 4 ही अमाइनो एसिड एक्टिवेट, 4 नाइट्रोजनस बेस हैं तो 4 ही अमाइनो एसिड एक्टिवेट होंगे, जबकि 20 अमाइनो एसिड खासतौर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में लिविंग वर्ल्ड में, और तो बाकी के 16 को कौन एनकोड करेगा? दिस वाज द क्वेश्चन। सेकेंड assumption was done that डबलेट अगर हम कंसिडर करें तो 4 into 4 4 नाइट्रोजनस बेस के मैक्सिमम थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम 4 और सीक्वेंस होंगे, तो 4 into 4 16 हो गया, अभी भी 20 से कम है।
अगर हम मान के चले कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कर रहा है तो वो तो हो नहीं सकता है। अब 2 का एक कोडॉन है, वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 अभी भी अमाइनो एसिड्स के बारे में नहीं पता है। देन कंसिडर द थर्ड वन, 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। At least this number increases or extends from the 20, 20 से आगे जा रहा है, तो इसी पॉसिबिलिटी पर बात की जा सकती थी। अब अगर चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी 4 into 4 into 4 into 4, दिस इज 256। तो 256 कोडॉन इज एक्सेस, हम 64 को ही मान करके चलें। एज आई हैव टोल्ड यू, इन्फर पहले किया गया और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस किए गए, तो प्रैक्टिकली माना गया कि 64 वाले सिद्धांत को, 64 कोडॉन्स को अगर हम माने तो हम देखें कि इससे क्या संभावनाएं हैं 20 अमाइनो एसिड्स के एनकोड करने की। देन द वर्क्स हैव बीन डन एंड practically it has been proved that amino acid acts each amino acid is encoded into the ribosome के larger subunit पे messenger RNA पर with the help of the anticodons ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं और उनको कहा गया जेनेटिक कोड और कोडॉन। और इसको बताने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए बनाए गए दिया गया चेकर बोर्ड का कंसेप्ट दिया गया। दैट चेकर बोर्ड वी विल सी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो, एक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम, दिस इज द चेकर बोर्ड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, किस तरह से न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कोडॉन का चेकर बोर्ड बना करके ये बताया गया कि किस तरह से चेकर बोर्ड में 64 कोडॉन्स या हियर इज प्लेस 4 into 4 into 4 के थ्योरी पे तीन, दिस इज द फर्स्ट लेटर यहाँ लिया गया, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेयर। इसको फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस और थर्ड स्पेस भी कह सकते हैं। थर्ड स्पेस में जो लिया गया उसको यूसीएजी यहाँ पे यूसीएजी है, दैट इज यूरासिल। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। साइटोसिन, adenine and guanosine, these are the three nucleotides। फर्स्ट स्पेस में अगेन यूसीएजी एंड थर्ड स्पेस में हर एक स्क्वायर में यूसीएजी 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 इस तरह से रखा गया। अब ये चेकर बोर्ड के बेसिस पर कैसे 64 कोडॉन्स बनते हैं और ये 64 कोडॉन्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स को एनकोड करते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और कैसे आप उसको आसानी से इस चेकर बोर्ड को याद कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस पर को देख लें। नेक्स्ट वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो आपका जेनेटिक कोड है, ये जो 64 कोडॉन्स हैं, कैसे ये किस किस अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं, दैट यू कैन टेक फ्रॉम हियर। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट अस कम ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोडॉन। नाउ ये तो हमने देख लिया कि इट इज द मोस्ट पॉसिबल वे इज 3 कोडॉन्स, एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोडॉन बनता है जो एक अमाइनो एसिड को सिलेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, उसका एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन एरिया में सिचुएटेड रहता है, जो जाकर के राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट पे फिट करता है मैसेंजर आरएनए, वहां पे मैसेंजर आरएनए से अटैच करता है, कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग होती है और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड यहाँ पे दिस वी हैव सीन कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है। This is the area of the messenger RNA. This is larger subunit, smaller subunit. और यहाँ से आकर के यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं। यहाँ पे आकर के सबसे पहले इट इज सेट कि यहाँ पे AUG स्टार्टर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन होगा और यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, फिर इस पर अडाप्टर साइट पे आएगा, इस तरह से इनकोड होता जाएगा और ट्रांसफर आरएनए यहाँ से यहाँ जा करके बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ नया आएगा और इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जाता है। तो ये हो गया कोडॉन का रोल, कोडॉन एंटीकोडॉन का रोल। नाउ लेट अस सी सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखें। दीज आर सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग द ह्यूमन अमाइनो एसिड or protein synthesis. Human take 12 to 20 amino acids and they so there are 8 essential amino acids in specifically in case of human, those which are very simple, and complex proteins are more than 50,000 amino acids, but they are
basically they are concerned, basic concept we are going to study about the 20 amino acids जो functional proteins बनाते हैं. These codons, now they must, these checkerboard are here. This is just for यू टू शो चेकर बोर्ड होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. दिस बोर्ड शोज विच आर द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स formed by the combination of these three spaces, and this is the combination. These are the 64 codons. Now we are let us see the important facts about the genetic code, or the salient features of genetic code, which are altogether 8 in number. जेनेटिक कोड के 8 बहुत इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स हैं. फर्स्ट इज द जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट और डीजेनरेटिव. दैट इज एक जेनेटिक कोड, अब 64 अमाइनो एसिड 64 जेनेटिक कोड जो बने, उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये था कि ये अज्यूम किया गया या इन्फर किया गया कि हो सकता है कि मोर देन वन सेट ऑफ कोडॉन एक अमाइनो एसिड को इनकोड करे, और इस तरह से कम 20 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स के 20 अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने के लिए 21 से ज्यादा कोडॉन का प्रोविजन फर्स्ट टाइम आया. देन प्रैक्टिकली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट यस, 3 के यूनिट में ये कोडॉन का काम करते हैं, जेनेटिक कोड का काम करते हैं, और बाकी के जो 4 हुए, अब इट इज अज्यूम्ड, पहले ये अज्यूम किया गया कि हो सकता है कि 20 into 3 एक कोडॉन 3 अमाइनो एसिड को करता होगा, या एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से एक्टिवेट होते होंगे, और इसलिए इस तरह से अज्यूम किया गया कि इस तरह से 60 कोडॉन्स की बात सामने आई, और बाकी के जो 4 बचे उनमें से ये सोचा गया कि कुछ तो स्टार्ट कोडॉन होंगे और कुछ स्टॉप कोडॉन होंगे, जो प्रैक्टिकली स्टैब्लिश भी हुआ कि स्टार्ट कोडॉन सिर्फ एक है, AUG, और स्टॉप कोडॉन 3 है, UAA, UAG and UGA. These are also called as the AMBER, OPAL and OCHR. ये सब चीजें मैंने स्लाइड में नीचे दे दी हैं, कौन सा अंबर है, कौन सा ऑकर है, कौन सा एप्पल है, ओपल है और अंबर है. अंबर एंड ऑकर 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन्स हैं. बट अब ये अजम्पशंस थे जिनको प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया, तो ये देखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि हर अमाइनो एसिड 3 कोडॉन से एक्टिवेट हो, बल्कि कुछ अमाइनो एसिड्स के स्ट्रिक्टली एक कोडॉन एक्टिवेट करता है. जो इस चार्ट को आप देखेंगे तो आप इससे क्लियर होगा. इसी को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप याद कीजिएगा, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूले से आप याद कीजिएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड सिर्फ एक कोडॉन से एक्टिवेट होता है, और कई एक अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे ल्यूसीन है, फिर कुछ और, ये 6 अमाइनो एसिड से 6 कोडॉन्स कैन एक्टिवेट द ल्यूसीन अमाइनो एसिड लाइक दैट. तो ये 20 into 3 वाला अजम्पशन बाद में राइट प्रूफ नहीं हुआ. जब लैब में सिंथेसाइज किया गया तो देखा गया कि ये नंबर वैरी करता है, कुछ 1 से ही होते हैं, कुछ 4 से होते हैं, कुछ 6 से होते हैं, like that. But of course 60 codons are there. So this is the codon के बारे में ये theories हैं. And पहले तो हम salient features of genetic code देख लें. The first is redundant or degenerative. That is, एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस degenerative codon. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस प्रोलीन इज एक्टिवेटेड बाय CCU, CCC, CCA एंड CCG. उसी तरह से ये ल्यूसीन 6 तरह के अमाइनो 6 तरह के कोडॉन से एक्टिवेट होते हैं. सो दिस वी आर लुकिंग इनटू द सैलिएंट फीचर्स, जिसमें सबसे पहला हो गया रिडंडेंट और डिजेनरेटिव. दैट इज एक से ज्यादा कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कर सकते हैं. That is called as redundancy or degeneracy of the genetic code. Then second is the genetic code is continuous, as we have seen. यहाँ पे ये जो हमने देखे थी पहली स्लाइड जेनेटिक कोड की, here
यहाँ पे देखिए ये GUA, UGC, AA, GA, GC, ये बिना किसी गैप के, बीच में बिना किसी न्यूक्लियोटाइड के आए हुए ये एक एक कोडॉन, मगर ये 3 का एक कोडॉन हम देखें, मान के चलें तो ये तीनों कोडॉन, तीनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो कोई गैप नहीं है, ये कंटिन्यूअसली इस तरह से सिचुएटेड है। GUA, UGC, AA, GA, GCCU, इस तरह से कंटिन्यूअस हम पढ़ते हैं, इनमें कहीं कोई गैप नहीं है, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस और कॉमालेस। कोई पंक्चुएशन नहीं होता है इनमें, देयर इज नो पंक्चुएशन, दे आर द कॉमालेस विदाउट स्पेसेस, लगातार सीरियल सिचुएटेड हैं। देन द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये टर्म याद रखिए, नियरली। यूनिवर्सल का मतलब जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट और all organisms use the same code, that is जो फर्स्ट जेनेटिक कोड है UUU, ये इस्चरेशिया कोलाई में भी ये फिनाइल एलेनिन ही कोड करता है, फिनाइल एलेनिन। और जो हाईएस्ट एनिमल है, लाइक द मैमल, लाइक द ह्यूमन, हमारे अंदर भी ये मेस्टेरेशिया कोलाई में जहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं, दैट इज अराउंड 450 4500, और ह्यूमन में जहाँ अराउंड 50,000 कोडॉन्स हो सकते हैं। 30,000 लिटरली कहा जाता है, कहीं कहीं पे आप 30,000 भी पढ़िएगा, इतने कोडॉन्स हैं। पर हर केस में UUU फिनाइल अलेनाइन ही कोड करेगा, चाहे वो एस्चरेशिया कोलाई हो, चाहे वो ह्यूमन हो। सो दैट इज देयर, इट इज कॉल्ड एज देयर यूनिवर्सलिटी, दे आर यूनिवर्सल, एंड that is also that also may be referred as the non ambiguous, that is they are fixed for, they एक अमाइनो एसिड, एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए फिक्स है। बहुत सारे कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बट ये नहीं कि कभी आज ये कल वो नहीं। जितने भी हैं, जो भी हैं, हमेशा ही अगर ल्यूसीन को UUA, UUG, CUUCCUA, CUG ये है, तो यही कॉम्बिनेशन, यही 6 कॉम्बिनेशन हमेशा ल्यूसीन के लिए रहेगा। दैट इज दे आर नॉन एम्बिगुअस, ये बहते नहीं रहते, इनके में फ्लूइडिटी नहीं है कि कंटिन्यूअस है, नॉन ओवरलैपिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट दे आर द नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन्स, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते हैं, ये एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है, बट इनकी कोडॉन स्पेसिफिसिटी फिक्स है, ये इस तरह से कंटिन्यूअस है, बट ये कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, 3 के ही फॉर्म में काम करेंगे। अब ये नहीं कि GUA एक बार काम कर रहा है तो UAU एक बार काम करने लगे, ये 3 का कोडॉन GUA रहेगा तो दूसरा कोडॉन UGC ही होगा, एक स्टार्ट कोडॉन होगा, उसके बाद ये नॉन ओवरलैपिंग होंगे, सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। That is their another very important characteristic. Yeah, they are universal, they are non-ambiguous, they are non-overlapping, they are continuous, and then another important feature is they are, अच्छा, जो हमने एम्बिगुइटी की बात की या यूनिवर्सल की बात की, इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि देयर आर, इसीलिए नियरली शब्द एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। इट इज नियरली यूनिवर्सल, नॉट ऑलवेज यूनिवर्सल। हम ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है ऑलमोस्ट कि UUU फिनाइल एलेनाइन को ही एक्टिवेट करेगा, बट इन केस, इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, जैसे एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या सर्टेन बैक्टीरियल डीएनए या सॉरी आरएनए, यहाँ पे तो हम अब ट्रांसलेशन की बात आरएनए पे होती है, तो आरएनए माइटोकॉन्ड्रियल, यू तो हमेशा आरएनए पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, सर्टेन बैक्टीरियल आरएनए, सर्टेन प्रोटोजोअन आरएनए में ये एक्सेप्शनली फिनाइल एलेनाइन की जगह सर्टेन UUU या सर्टेन अदर कोडॉन्स, they can code for another type of amino acid, जैसे in case of certain mitochondrial DNA UUU glutamine को कोड करता है, like that
एग्जाम्पल्स वी कैन सी लेटर, जिसमें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने स्लाइड में एग्जांपल्स अलग से दे दिए हैं, किस तरह के ग्लूटामाइन कहाँ पे, सेम अमाइनो एसिड जो नॉर्मल, सेम कोडॉन जो नॉर्मल कंडीशंस में जिन अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है, इन पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केसेस में वो दूसरे अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करता है, और इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इन केस ऑफ यूनिवर्सलिटी of the genetic codon. So then fourth important point is their fixed polarity. That is always, ये एक जो कोडॉन है यू को एग्जाम्पल लें तो एक ये भी जब जब ये mRNA ही है, और ये तो हम देखते ही आ रहे हैं रिप्लिकेशन के समय से कि हमेशा जो भी न्यू सिंथेसिस या न्यू एक्शंस होते हैं mRNA पे या डीएनए पे, वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की तरफ ही जाते हैं। तो एक जेनेटिक कोड का फर्स्ट कोडॉन 5 एंड पे होगा और थर्ड कोडॉन 3 एंड पे होगा। This is a fixed polarity. All genetic codon, they follow a fixed polarity. Then we have already seen they are the non-overlapping. Then there are start and stop codons. एक स्टार्ट कोडॉन है AUG और 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, they are the UUA, UAA, UAG and UGA. UAA is also called as ochre, UAG is also called as amber, and UGA is also called as opal or amber. Amber and amber, don't get confused. Amber is A, amber is U, and these names have been given by some of the scientists based on किसी का कुछ assumptions थे, किसी के कुछ मान्यताएं थी, उनके बेसिस पे ये सब नाम दिए गए हैं। So this is sixth हो गया start and stop codon. Now seventh को हम non overlapping भी हम देख चुके हैं, non ambiguity हम देख चुके हैं, they are unambiguous और non ambiguous, that is they are वेरी मच स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एक फ्लो में वो लाइन पे से अरेंज है बेसिस, तो यहाँ से यहाँ पोलैरिटी या जेनेटिक कोडॉन की फ्लूइडिटी नहीं होती है, फिक्स है कि एक 3 कोडॉन एक स्ट्रैंड पर एक ही अमाइनो एसिड को फिक्स करेंगे, उसके बाद के ही 3 कोडॉन दूसरे को कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज नॉन एम्बिगुअस और अनएम्बिगुइटी। एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दे शो वुबलिंग क्वालिटी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम जो ये हमने जो देखा था कि दे आर डिजेनरेटिव, दैट इज एक से ज्यादा अमाइनो कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने का काम कर सकते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दे कैन शो वुबलिंग, जो थर्ड स्पेस है हर जेनेटिक कोड में आप देखिएगा, जो सेम अमाइनो एसिड को जो जितने कोडॉन एक्टिवेट कर रहे हैं उनमें एक वुबलिंग टेंडेंसी है। दैट इज, ये देखिए जैसे UCU, UCC, UCA, UCG, UC फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस पे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो चारों केस में एकदम सिमिलर हैं। थर्ड पॉइंट पर ही वुबल हो सकता है, दैट इज हो सकता है कि थर्ड प्लेस पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिप्लेस हो जा सकता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। जैसे यहाँ पे U हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे ये A है, यहाँ पे G है। तो इस तरह से सेराइन अमाइनो एसिड के लिए ये जो 4 कोडॉन कोड कर रहे हैं, इनमें से हो सकता है कि ये वुबलिंग कैपेसिटी शो करें। वुबल मतलब ये थोड़ा वुबल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा शिफ्टिंग कर सकते हैं दूसरे अमाइनो एसिड को लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस तरह की शिफ्टिंग का होता है म्यूटेशंस में भी, जो हम आगे देखने जा रहे हैं। पर यहाँ पर वो शिफ्टिंग से म्यूटेशन से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। इट इज फिक्स कि फर्स्ट 2 पोजीशन पे सेम नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और थर्ड बेस में सेम अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए जो कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका थर्ड प्लेस पे इस तरह से आप देख रहे हैं। इस रो में, सेकेंड रो में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सबको 4-4 कोडॉन कोड कर रहे हैं, और सब में आप देखिए फर्स्ट 2 स्पेसेस GC GC GC, AC AC AC, CC CC CC, UC 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 सेम है, सिर्फ थर्ड प्लेस पर। दिस इज कॉल्ड एज वुबलिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। So these are 8 very important features of genetic code, that this is, ये देखिए 5-3, this is the universality, non-ambiguity and fixed polarity of genetic codes के ये
3 प्रिंटेड एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एंड ये तो अभी हम देख करके आ रहे हैं कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बनते हैं। दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, नया आरएनए बना टेम्पलेट स्ट्रैंड से और इसके बाद ये अमाइनो एसिड्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से और नया प्रोटीन बन रहा है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन और द प्रोटीन फॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो नाउ तो ये जेनेटिक कोड हमने देख लिया। अब ये लास्ट जेनेटिक कोड की लास्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपके वर्ड सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसमें ये एक जो प्रेजेंटेशन है ये आपका दिस इज द जेनेटिक कोड, ये आपके हिंट के लिए मैंने दे दिया है। ये एक सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है, दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। इसमें ये सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स सॉरी कोडॉन्स का या न्यूक्लियोटाइड्स का, साइटोसाइन, एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, गुआनोसाइन, एडेनोसाइन, थायमिडीन, ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनके ये दो स्ट्रैंड के दो सीक्वेंसेस हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी है। फिर ये मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए पे आप यहाँ देख रहे हैं सी बना। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स आर the coding strand is very much similar to the messenger RNA. Sorry. एंड देन दिस इज द ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो ये भी आपके बहुत बार नीट में आया हुआ है कि टीआरएनए पे फिर अगर आप कोडॉन डिसाइडेड है तो एंटी कोडॉन तो डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। इसको हम अब सॉल्यूशन पे और दिस इज द सॉल्व टेबल आप कह सकते हैं, जिसमें एमआरएनए ये डीएनए का बेसिस क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ये जो ऑब्लिक किया हुआ है ये क्वेश्चन के लिए आपके समझने के लिए दिया हुआ है। ऐसी कोई पंक्चुएशन कहीं नहीं रहता है ओरिजिनली, ना डीएनए पे ना आरएनए पे, कहीं पर भी ये ऑब्लिक आपके समझने के लिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की तरह आपको दिया गया आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये डीएनए दे दिया जाएगा, आपको मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बनाना होगा, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाना होगा, कहीं कहीं पे टीआरएनए का भी सीक्वेंस का बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। एज यू आर लुकिंग हियर डीएनए का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, एमआरएनए का सीक्वेंस बनाइए, टीआरएनए का सीक्वेंस बनाइए और अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाइए। अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने ये चेकर बोर्ड दे दिया है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बना सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। एक पजल एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आप सॉल्व करके बता दिया है आपको। आई थिंक अगर आपको इसमें समझ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। सो दिस इज द जेनेटिक कोड एंड नाउ द जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस। आई थिंक आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, तो जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस अभी हमको इस चैप्टर पे 2 वीडियो और बनाएंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगले वीडियो में हम जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशंस देखेंगे और अगर हो पाया तो उसी वीडियो में हम चेकर बोर्ड को बनाने, पढ़ने और याद रखने का तरीका भी देख सकते हैं, बट अगर नहीं होगा तो एक और वीडियो बनाएंगे। सो आई थिंक जेनेटिक कोड आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। Do like, share and subscribe the channel if you like it. Spread it to other students also. And see the description box. Description box में मैं लिंक दे रही हूँ इस बार कि जो पिछले हमने वीडियोस देखे हैं क्लास 11-12 के, उनका लिंक मैं देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप 11-12 के चैप्टर्स देख सकें। एंड hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. Thank you.